हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ पाकिस्तानियों द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद चाइना ने जो 5th जनरेशन J-35 पाकिस्तान को मिलने वाले थे उनकी डिलीवरीज को स्पीड अप किया है और अब ये पाकिस्तान को आने वाले कुछ महीनों में मिल जाएंगे। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये न्यूज़ पिछले कई महीनों से चल रही है। बात रही J-35 के डेवलपमेंट की, तो डिफरेंट प्रोटोटाइप्स जो हैं ये ज़ुहाई एयर शो में शोकेस किए गए थे, जो कि शोकेस करता है कि इनका जो डेवलपमेंट है वो एडवांस स्टेजेस में है। तो बेसिकली चाइना के लिए ये प्राइमरी कैरियर बॉन्ड प्लेटफॉर्म है, पर अब पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स भी इनको अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी, जो कि पहले प्लान नहीं था। ये मेनली एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ही बनाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी ने इनमें इंटरेस्ट दिखाया और अब कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि चाइनीज़ एयरफोर्स भी इनको परचेस करेगी। तो क्या पाकिस्तान को ये चाइना से पहले मिल सकते हैं? तो चांसेस इसके एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम JF-17 के प्रोग्राम को देखें तो वहाँ पर भी जो ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट है वो प्रोटोटाइप स्टेटस में ही पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया था, नंबर्स को दिखाने के लिए। बेसिक फाइटिंग कैपेबिलिटी इन प्लेटफॉर्म को 2013 में मिली, जब ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड के JF-17 इंट्रोड्यूस किए गए थे। उसके बाद फिर ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड में कैपेबल JF-17 का इंडक्शन हुआ था, जो कि रिसेंटली हुआ है। तो अगर लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स इन प्लेटफॉर्म को सर्विस में इंडक्ट कर लेगी तो यहाँ सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं होगी। ये काम ये पहले कर चुके हैं। परसेप्शन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ज़्यादा मैटर करता है, भले ही बेस जो है वो खोखला हो। खैर ये बात भी है कि अब पहले की तरह चाइना नहीं है, उन्होंने अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली है। स्पेशली J-20 के प्रोग्राम से जो एक्सपीरियंस उन्हें मिला है उसका फ़ायदा J-35 के प्रोग्राम में हुआ है। कई चीज़ें तो डायरेक्टली J-20 के प्रोग्राम से J-35 में बोरो करी गई हैं। तो ये एक डिसेंट एयरक्राफ्ट है और किसी भी 4.5 जन एयरक्राफ्ट से ज़्यादा कैपेबल होगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो स्टेल्थ है ये एक बड़ा एडवांटेज देता है। तो ये परसेप्शन रखना कि J-35 इतना कैपेबल नहीं होगा और हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो J-35 से निपटने में कारगर साबित होंगे, ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना होगा। ये बात ज़रूर एक्सेप्ट करी जा सकती है कि जल्दीबाजी में जो J-35 लिया जाएगा वो अपने पोटेंशियल पर नहीं होगा, पर फिर भी काफ़ी कैपेबल होगा। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसे प्लेटफॉर्म को एक्वायर तो कर लेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्गर होने का परसेप्शन सामने रखना है। पर अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन को देखें तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स को अलाउ नहीं करती है ऐसे प्लेटफॉर्म को एक्वायर करके ऑपरेट करने की। तो एक 5th जनरेशन फाइटर का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इजीली किसी भी 4 या 4.5 जन एयरक्राफ्ट से ज़्यादा होता है, भले ही आपका जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो सिंगल इंजन हो। F-35 काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट है ये $36,000 से $42,000 पर आवर का है। इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान द्वारा जो F-16 इस्तेमाल किए जाते हैं उनका पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट अराउंड $26,000 पड़ता है। तो पहले ही आप एक एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट बाय करेंगे जहां पर यूनिट कॉस्ट, वेपन्स और ट्रेनिंग को मिलाकर ईजिली $250 से $300 मिलियन पहुंचेगा। और ये एक रफ एस्टिमेट हम लेकर चल रहे हैं, ये संख्या इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि जो F-16 फिलीपींस को भेजे जा रहे हैं वहाँ पर यूनिट कॉस्ट, ट्रेनिंग, वेपन्स को मिलाकर $279 मिलियन पहुँच रहा है। तो ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसमें ये ज़्यादा ही होना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप $300 मिलियन एक एयरक्राफ्ट के लिए पे कर रहे हैं और ऐसे 40 एयरक्राफ्ट ले रहे हैं तो पाकिस्तान पर जो बिल फटेगा ये $12 बिलियन का होगा। और ये बात हम आपको बता दें कि पाकिस्तान का जो पूरा डिफेंस बजट है ये मात्र $7.6 बिलियन का है। तो अगर देखा जाए तो ये 40 ऐसे एडवांस और सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो पाकिस्तान एयरफोर्स का कैपिटल आउटले का बजट है, यानी कि परचेजेस के लिए जो बजट होगा वो इस डील की टोटल अमाउंट का 10% भी नहीं है। तो क्लियर कट बात यहाँ पर सामने हो जाती है कि पाकिस्तान को सॉफ्ट लोन चाइना द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे और इसी तरीके से ये एयरक्राफ्ट अफोर्ड कर पाएंगे। उसके बाद भी इनको इनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेगी, जैसा कि ये पे कर रहे हैं J-10 के केस में। और खास बात यहाँ पर ये होगी कि ये इन एयरक्राफ्ट की इंस्टॉलमेंट को तो पे कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ इनके एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी पे कर रहे होंगे, जो कि इनके दूसरे 4.5 जन एयरक्राफ्ट से दुगने से भी ज़्यादा का होगा। तो कंडीशन वाइज देखा जाए पाकिस्तान एयरफोर्स की बिल्कुल भी हालत नहीं है ऐसे 5th जनरेशन फाइटर को ऑपरेट करने की। उसके बाद इनका ये कहना है कि ये एक और 5th जनरेशन फाइटर को परचेस करेंगे टर्की से, जिसे TFX कान कहा जाता है। तो चाइना के पास पैसा है, वो आपको सॉफ्ट लोन में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकते हैं, उनके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स भी हैं, पर टर्की के पास इतना पैसा नहीं है। तो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं ये शो ऑफ स्ट्रेंथ के चक्कर में बैंकरप्ट हो रही हैं। तो बिना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के आप स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस मेंटेन नहीं कर सकते हैं।
पाकिस्तान की इकॉनमी सपोर्ट नहीं करती है कि वो ऐसी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मेंटेन करें, पर पाकिस्तान की मजबूरी है कि उन्हें इंडिया के अगेंस्ट में स्ट्रेंथ दिखानी है। इतने बड़े नुकसान होने के बावजूद उसको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनके लिए अगेन एक बड़ा इकोनॉमिकल लॉस है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ग्राउंड में और एयर में लूज़ करना, अपने रडार सिस्टम्स को लूज़ करना, एयर डिफेंस सिस्टम्स को लूज़ करना, रनवेज को लूज़ करना पाकिस्तान एयरफोर्स के बजट पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और ये बजट बहुत ज़्यादा है भी नहीं। उसके बाद आप शो ऑफ स्ट्रेंथ के चक्कर में 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को लोन पर लेकर आ रहे हैं, अगेन जिनको ऑपरेट भर करने के लिए आपका बजट अलाउ नहीं करता है। खैर, अब ये प्लेटफॉर्म कैसे भी लेकर आ रहे हैं, कैसे भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये बैंकरप्ट होते हैं नहीं होते हैं, ये इनकी सरदर्दी है। लेकिन एज एन इंडियन हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं इनको काउंटर करने के लिए। तो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म, जैसा कि हमने बताया, भले ही चाइनीज़ है, ये किसी भी 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म से बेहतर है। जो लोअर रडार क्रॉस सेक्शन का एडवांटेज होता है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। बाकी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अलग चीज़ है। तो आपको भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी चाहिए होगी जो कि आपका टिप ऑफ द स्पीयर का काम करेगा। तो एक स्टेल्थ वर्सेस स्टेल्थ कंडीशन एक स्टेल्थ नॉन स्टेल्थ कंडीशन से बेटर होती है। तो इंडिया के लिए AMC मेन 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म होने वाला था, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमें AMC से पहले भी स्टॉप गैप के रूप में एडिशनली 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि AMC किसी भी हालत में 2035 से पहले आपको नहीं मिलेगा और उतना लंबा समय हम वेट नहीं कर सकते। बाकी ये जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है, इसको लेकर डिस्कशन हमने पिछले कुछ महीनों में किया है, जहाँ पर रशियन Su-57 और अमेरिकन F-35 दो ऑप्शन नज़र आ रहे थे। तो रशिया और US दोनों अपने अपने प्लेटफॉर्म्स को पुश कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। एरो इंडिया में ये हमने देखा भी। टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप बेटर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो ये डेफिनेटली अमेरिकन F-35 है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कंट्रोल की बात करेंगे प्लेटफॉर्म पर तो ये आपको रशियन Su-57 में मिलेगा। यहाँ तक कि Su-57 के लोकल प्रोडक्शन के लिए भी रशिया तैयार है। कहा यह जा रहा है कि जिस प्रोडक्शन लाइन से Su-30 MKI इंडिया में बने हैं, उसी प्रोडक्शन लाइन से Su-57 को बनाकर निकाला जा सकता है। बाकी इंडिजनाइजेशन के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसा कि Su-30 MKI को हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है, वैसे ही Su-57 को भी किया जा सकता है। वहाँ पर आप इस चीज़ के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं, पर अमेरिकन साइड से ये नेगोशिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि F-35 को लेकर US किसी और को कंट्रोल नहीं देना चाहता है, इवन अपने पार्टनरिंग नेशंस को भी कंट्रोल नहीं देना चाहता है। खाली इजराइल के लिए उन्होंने एक्सेप्शन किया था। तो Su-57 देखा जाए तो लॉजिकल ऑप्शन यहाँ पर बनता है, लेकिन अगर आप स्टॉप गैप देख रहे हैं तो F-35 में भी कोई बुराई नहीं है। पर अगर आपको दूसरे प्लेटफॉर्म के कंजंक्शन में इसको इस्तेमाल करना है तो शायद थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए यहाँ पर जो चॉइस है वो इन फैक्टर्स को दिमाग में रखकर ही करी जाएगी। बाकी दूसरी और चीज़ें हैं जिन पर हम पहले से ही काम कर रहे हैं चाइना के रिगार्ड में। तो पिछले साल दिसंबर की ही बात है, इंडिया द्वारा रशिया से करीबन $4 बिलियन की एक डील को लेकर नेगोशिएशन किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत रशिया के एक रडार को इंडिया द्वारा प्रोक्योर किया जाना है। ये रशिया का वोरोनेज रडार सिस्टम है, जो कि 6000 किलोमीटर तक टारगेट्स को देखने में सक्षम है। ये एक VHF UHF रडार है। तो ये अर्ली वार्निंग रडार है। मेनली इनको बनाया गया है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये एक ओवर द होराइजन रडार है, और क्योंकि ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, इसलिए ये स्टेल्थ टारगेट्स को भी डिटेक्ट करने में सक्षम है। बाकी इसको स्पेस सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये स्टेल्थ डिटेक्ट तो कर सकते हैं, पर ये उतने एक्यूरेट नहीं होते, तो इनसे आप फायर कंट्रोल सॉल्यूशन नहीं ले सकते। बाकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी इनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं। 6000 किलोमीटर की रेंज तक अगर ये टारगेट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो ये एक सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी है। हाँ, रिजोल्यूशन यहाँ पर कुछ खास नहीं है। 20 से 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स आपको रेंज रिजोल्यूशन मिलता है, और बेयरिंग रिजोल्यूशन आपको 2 से 4 किलोमीटर के अप्रॉक्स का मिलता है। तो ये आपको अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन प्रिसाइज टारगेटिंग नहीं करा सकते, जैसा कि हमने बताया। पर ये 500 ऑब्जेक्ट्स को एक बार में ट्रैक कर सकते हैं, और इवन इनकी रेंज एक्सटेंड करके 10,000 किलोमीटर तक करी जा सकती है। तो ये सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी इंडिया रशिया से एक्वायर कर सकता है। इवन इनको लोकली प्रोड्यूस करने की बात भी यहाँ पर चल रही है। इसके कंजंक्शन में Su-57 ज़्यादा सेंस बनाता है, बट अगेन फैक्टर कई सारे हैं। गवर्नमेंट को सब चीज़ों को देखकर ही डिसीजन यहाँ पर लेना है। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म आएगा तो इंडिया पर ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाएगा एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने के लिए।
और ये ऑफ द शेल्फ आपको नहीं मिलेंगे। ऑल्दो रशिया द्वारा प्रॉमिस किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द Su-57 को प्रोवाइड करा सकते हैं। वहीं पर F-35 को लेकर जो ओरिजिनल ऑर्डर्स पेंडिंग है उनको भी पूरा किया जाना है, तो वो प्लेटफॉर्म आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है उस पर नजर बनाने की जरूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।